रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, इसमें देखिएगा पहला है मेटल है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये रिएक्ट जब मेटल करते हैं वाटर के साथ में तो क्या बनता है। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है या फिर मेटल ऑक्साइड बनता है और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। तो देखिए मेटल प्लस वाटर, metal plus water gives metal hydroxide plus hydrogen मेटल का रिएक्शन अगर स्टीम के साथ करा दिया जाए तो स्टीम भी तो वाटर ही है ना, तो वाटर की ही इवेपोरेटेड फॉर्म को हम स्टीम बोल देते हैं। तब क्या बनता है हमको मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दोनों केसेस में ही मिलेगा। अब देखिएगा एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल लेंगे हम पोटेशियम का। एग्जांपल्स लेंगे तो पहला मैं ले रहा हूँ पोटेशियम का एग्जांपल। पोटेशियम जो है वो बहुत तेज़ी से एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है इसके साथ। देखिए क्या है, पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम जो है वायलेंटली का मतलब ये है कि जैसे ही पोटेशियम को हमने वाटर के साथ मिक्स कराया वो बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करेगा, वायलेंटली करेगा रिएक्ट। तो पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो कोल्ड वाटर के साथ मतलब नॉर्मली जो ये के है इसका रिएक्शन अगर H2O के साथ करा दिया गया तो उनको क्या मिलेगा, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मेटल के साथ में वाटर का रिएक्शन करा रहे हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। पहली चीज़ तो ये। उसके बाद देखिएगा कि बैलेंस अगर करने का देखें तो के का तो इधर भी एक एटम है, इधर भी एक एटम है। ऑक्सीजन का एक एटम, इधर भी एक एटम। हाइड्रोजन के इधर 3 एटम है लेकिन इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है। इधर 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन के 1 2 2 और 2 प्लस 2 4 हो गया हाइड्रोजन। इधर 2 लगा दिया तो 2 2 4 हो गया हाइड्रोजन। इधर 1 2 2 2 प्लस 2 4 तो हाइड्रोजन के 4 और 4 इधर हो गए। ऑक्सीजन के 1 2 2 ऑक्सीजन का 1 2 2 ऑक्सीजन की बैलेंस है। पोटेशियम के 2 है तो इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो ये जो है ये वायलेंटली रिएक्ट करता है, वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। फिर पोटेशियम का ही भाई है सोडियम। जहाँ जहाँ पोटेशियम गड़बड़ करता है वहीं वहीं पर सोडियम भी गड़बड़ करता है। गड़बड़ का मतलब क्या है कि ये एक्सेप्शन शो करते हैं। जैसे हमने कहा था कि मेटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन पोटेशियम और सोडियम जो है ये एक्सेप्शनल केस है कि ये हार्ड नहीं होते। ये आसानी से अगर इनको नाइफ से काटा जाए तो ये कट जाते हैं आसानी से। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम लेंगे सोडियम का। जो सोडियम है, सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद कोल्ड वाटर फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। वो वायलेंटली रिएक्ट करता है। वायलेंटली मतलब बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा। ये करेगा विगरसली। विगरसली मतलब करेगा तेज़ी से ही, लेकिन वायलेंटली से थोड़ा कम। ये क्या है, विगरसली विद कोल्ड वाटर। Na plus H2O gives, बनेगा यहाँ पर भी Na क्या है, मेटल, और OH क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो बनेगा यहाँ पर भी मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम का एक एटम, इधर भी सोडियम का एक एटम, इधर हाइड्रोजन के 2 एटम, इधर हाइड्रोजन का 1 और 2 3 एटम। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, 2 4, और ये तो इधर आपने 2 लगा दिया, 1 2 2 और 2 4 हो गया। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के दो सोडियम को बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। तीसरा देखिए कैल्शियम। कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो क्या लिखा है, कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। रिएक्ट्स का मतलब क्या है, ऐसे ही नॉर्मली रिएक्ट कर जाते हैं। ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर था मतलब वॉलेंटली रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर था विग्रसली। वॉलेंटली का मतलब क्या है कि अगर कंट्रोल नहीं कर रहा रिएक्शन को तो टेस्ट ट्यूब जो है, टेस्ट ट्यूब से भी बाहर उसका जो कंपाउंड बनेगा या हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा और ये डैमेज पहुँचा सकता है। जो भी बंदा उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको डैमेज पहुँचा सकता है। ऐसे पोटेशियम सोडियम के बारे में बात करेंगे। कैल्शियम की, तो कैल्शियम में ये नॉर्मली ही रिएक्ट करता है। कैल्शियम में है ये नॉर्मली रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर normally reacts with cold water. So Ca plus H2O gives CaOH वोल्टवाइज। वोल्टवाइज आप समझ ही गए होंगे क्योंकि OH जो है हाइड्रोक्साइड आयन जो है इसकी वैलेंसी 1 होती है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है। तो वो वैलेंसीज बदल कर लिख दी जाती है। CaOH वोल्टवाइज प्लस इधर H2 है। कैल्शियम का एक, हाइड्रोजन के 2 हैं। हाइड्रोजन का 1 2 2 1 2 4 बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन का 1 2 2 ये भी बैलेंस और कैल्शियम का पूरी तरह से बैलेंस हो गया। अगला देखिएगा नंबर 10 पर आ जाइए। यहाँ पर है मैग्नीशियम मेटल। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये 3 देख लिए। अब मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम में देखिएगा क्या करेंगे। मैग्नीशियम जो है ना नॉर्मली कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करता। तो मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, उसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा पानी को। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो अभी भी आप ये देखिए कि क्योंकि पानी से ही रिएक्ट कर रहा है, स्टीम से रिएक्ट नहीं कर रहा है। जब स्टीम से करेगा तब मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर मैग्नीशियम plus H2O gives MgOH वोल्टवाइज। यहाँ पर लिख लीजिएगा हॉट मतलब गर्म पानी है, उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो MgOH वोल्टवाइज बनेगा और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। अब बैलेंस करेंगे वही हाइड्रोजन का 1 2 2 और 2 + 2 4 है। इधर 4 करने के लिए इधर 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन का 1 2 2 ऑक्सीजन का 1 2 2 मैग्नीशियम बैलेंस। ठीक है। अब हमने कहा कि ये तो नॉर्मली जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। फिर हमने क्या करा, पानी को थोड़ा सा गर्म कर दिया। तो गर्म पानी के साथ में ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने लगा। उसके बाद हमने ये कहा कि अब अगर पानी को इतना गर्म कर दिया जाए कि पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाए तो क्या करेंगे? तो इस केस में हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए किसी मेटल का रिएक्शन स्टीम के साथ में करवा दिया जाए तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। मेटल ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, MgO प्लस वाटर। मैग्नीशियम का क्या आगे 1 लिखा हुआ है यानी कि मैग्नीशियम का एक एटम, इधर भी मैग्नीशियम का एक एटम। हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, ये पूरी तरह से बैलेंस। तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो वो बहुत ज़्यादा रैपिडली, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है
और स्टीम और मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देता है। फिर अगला देखेंगे एल्यूमिनियम। तो जैसे मैग्नीशियम का हमने देखा कि मैग्नीशियम भी नॉर्मली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, पानी को गर्म कर दिया तो रिएक्ट कर रहा है, या फिर पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया तो रिएक्ट कर रहा है। अगला देखेंगे एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, हॉट से भी नहीं करेगा, तो इसको सीधा स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे एल्यूमिनियम को। स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 प्लस H2। हाइड्रोजन का बैलेंस है, एल्यूमिनियम का इधर 2 है, इधर 1 है, चलो 2 लगा देंगे। लेकिन ऑक्सीजन का देखें तो इधर 3 है और इधर 1 है, उसे बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। 3 लगाएंगे, ऑक्सीजन का तो हो गया 1 3 3 और ये 3 है ही। हाइड्रोजन का हो गया 2 3 6। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी आप 3 लगा दीजिए। अगला देखिएगा जिंक। जिंक रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो जिंक जो है वो भी सीधा सीधा स्टीम के साथ ही रिएक्ट करेगा। इसको देखिए, जिंक का बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, तो पूरी तरह से बैलेंस ही है। फिर बात करेंगे आयरन की। रेड हॉट आयरन। रेड हॉट आयरन का मतलब क्या है कि आपने आयरन को भी गर्म कर दिया और उसका रिएक्शन भी अब आप स्टीम के साथ करा रहे हैं। तो क्या होता है, रेड हॉट आयरन का मतलब ये है कि अब आयरन इतना गर्म हो चुका है कि जब आयरन का कलर लाल रंग का दिखाई देने लगे, आपने उसको इतना गर्म कर दिया जब वो लाल रंग का दिखाई देने लगे, दैट मीन्स कि वो सॉफ्ट आयरन में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप उसको मोल्ड करके किसी भी तरीके की शेप आप दे सकते हैं, ठीक है। तो रेड हॉट आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म आयरन सेकंड और थर्ड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आयरन है, इसके नीचे लिख देंगे रेड हॉट आयरन, साथ में वाटर है। और जब इनका रिएक्शन कराएंगे तो आयरन ऑक्साइड कौन सा वाला बनेगा, Fe3O4 वाला, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जो आयरन है, आयरन का यहाँ पर एटम कितने हैं, 3, इधर एक ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 3 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन के 4 हैं, इधर ऑक्सीजन का 1 है, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 4 8, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, Fe3O4 जो है ना, ये आपको ये सीधा सीधा लर्न नहीं करना है। अब यहाँ तो एकदम से मन में ये आता है कि भाई आयरन की वैलेंसी 4 है क्या, ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 है क्या। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 3 होती नहीं है ना, आयरन की वैलेंसी 4 होती है। तो ये एक्सेप्शनल केस है कि ये सेकंड या थर्ड ऑक्साइड अब इसको बोलते हैं। आयरन का सेकंड ऑक्साइड भी बोला जा सकता है, थर्ड ऑक्साइड भी, एक ही बात है। आपको ये सीधा याद करना है बस इस रिएक्शन कैसे बना है, क्योंकि आपने बस 2 तरीके की बॉन्डिंग देखी है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, ये देखी है। अब इनमें भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आपने देखे नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये एक्सेप्शनल केस है आयरन का, ये आपको बस एज इट इज़ याद करना है बस, ठीक है ना। ये आयरन का ऑक्साइड जो है वो Fe3O4 बनेगा। इससे पहले भी एक जो रिएक्शन है उसमें हमने यही देखा था, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, उसमें भी यही बन रहा था Fe3O4। तो ये आपको बस याद रखना है, 2 रिएक्शंस हैं, इनमें आपको याद रखना। आगे चलेंगे।
पेज नंबर 11 पर आ जाइए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेटल्स यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो कैसे बनेगा? थर्ड है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। Metals usually displace hydrogen. Metals usually displace hydrogen from dilute acids. So metal plus dilute acid. Metal plus dilute acid gives metal salt plus hydrogen. मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो अब इसमें देखिएगा, लेट अस सी द रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद HCl। तो हम हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl से देख लेते हैं। तो मेटल का रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड के साथ में होता है तो वो क्या करेगा कि वो ना डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को। तो डाइल्यूट एसिड जैसे HCl है, तो HCl में से अगर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया तो मेटल खुद उसकी जगह जो है बॉन्ड बना लेगा। तो वो क्या बन जाएगा? मेटल का क्लोराइड बन जाएगा ना। भाई HCl में से हाइड्रोजन आपने हटा दिया तो मेटल का क्लोराइड बन जाएगा। और जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा है तो हाइड्रोजन बेचारी जो है वो गैस जो है वो अकेली बैठ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप ये देखिएगा कि ये बिल्कुल इसी के जैसा है जैसे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर अगर हम देख रहे थे। तो यहाँ पर स्टीम जो है, स्टीम का तो एक्सेप्शनल केस मान लीजिए, लेकिन अगर हम वैसे देखें कि मेटल का अगर वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं, जैसे सोडियम है इसका वाटर के साथ कराया, तो ये जो वाटर वाला जो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था चैप्टर नंबर 1 में, तो उसमें हम जानते हैं कि वाटर को HOH ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+ और OH की वैलेंसी 1-। इधर सोडियम की वैलेंसी 1+ है। रिएक्टिविटी सीरीज में देखा जाए तो सोडियम यानी कि कोई भी मेटल वो हाइड्रोजन से ऊपर ही लाई करता है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद OH के साथ बॉन्डिंग बना देगा। तो क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड ही तो बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डाइल्यूट एसिड्स की बात करी जा रही है, तो इसमें भी वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया मतलब हाइड्रोजन को हटा दिया, तो हाइड्रोजन हटकर जाएगा कहाँ? गैस के तौर पर अलग रह जाएगा। ठीक है ना? वही काम यहाँ पर हो रहा है। अब आप एग्जांपल्स देखिए, जैसे मैं सोडियम मेटल का एग्जांपल ले रहा हूँ। सबसे पहले सोडियम का अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो हमने लिखा है यहाँ पर सोडियम Na प्लस इसका रिएक्शन कराया HCl के साथ। अब मैं जानता हूँ सोडियम की वैलेंसी 1+ होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+ होती है। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा देगा क्योंकि उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लोरीन की भी 1+ है वैलेंसी, तो ये NaCl बन जाएगा और इधर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब बैलेंस करके देख लीजिए, हाइड्रोजन का इधर 2 है, इधर 1 है। बैलेंस करेंगे तो इधर 2 लगाएंगे। क्लोरीन का भी 2 हो गया, जिसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। सोडियम का 2 लगाएंगे। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं तो देखिएगा Mg प्लस HCl MgCl2 हो गया क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की 1 होती है, तो MgCl2 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा तो H2। मैग्नीशियम का एटम, इसमें मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स 1 है, इधर भी 1 है। इधर क्लोरीन का 1 है, इधर क्लोरीन के 2 हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। हाइड्रोजन के भी इधर 2 है और इधर 2 है, तो बैलेंस्ड है। ठीक है, ये मैग्नीशियम हो गया। उसके बाद बात करेंगे एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम में क्या होता है? एल्यूमिनियम में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखवा रखी है वो ये है कि जैसे अगर हमने एल्यूमिनियम को ऐसे ही एटमॉस्फेयर में छोड़ रखा है, एल्यूमिनियम के ऊपर ना एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ठीक है, तो क्या होता है कि एल्यूमिनियम मेटल एट फर्स्ट रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की टफ प्रोटेक्टिव लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो पहले HCl उसके साथ रिएक्ट करेगा, उस लेयर को पहले तो रिमूव करेगा।
जैसे ही उस लेयर को रिमूव करेगा तो अब नीचे से, ऊपर से वो लेयर रिमूव हो गई तो नीचे से फ्रेश एल्यूमिनियम वो आ जाएगा बाहर। अब वो फ्रेश एल्यूमिनियम के साथ अब करेगा जब रिएक्ट, तो हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो वही है नेक्स्ट देखिए, बट व्हेन द थिन आउटर ऑक्साइड लेयर गेट्स डिजॉल्व्ड इन एसिड, जब वो पूरी तरह से एसिड में डिजॉल्व हो जाएगी आउटर लेयर, देन फ्रेश एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सपोज्ड, फ्रेश एल्यूमिनियम मेटल बाहर निकल कर आ जाएगा, इज एक्सपोज्ड विच रिएक्ट्स रैपिडली विद डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो ये शुरुआत में धीरे धीरे रिएक्ट करता है, उसके बाद फिर रैपिडली रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम। तो ये क्वेश्चन अगर बनता है कि भाई पहले वो धीरे धीरे रिएक्ट क्यों करता है, तो आप उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि शुरुआत में उसके ऊपर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट होती है, पहले वो उस लेयर को क्लीन करता है। लेयर को क्लीन करेगा तो वो लेयर कहाँ डिजॉल्व हो जाएगी, एसिड के अंदर ही तो डिजॉल्व हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Al प्लस HCl। एल्यूमिनियम भी मेटल है, हाइड्रोजन से ऊपर ही लाई करते हैं सारे मेटल, तो इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। ये बन जाएगा AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1, AlCl3 प्लस H2 गैस। क्लोरीन का 3 है, इधर क्लोरीन का 1 है, उसको बैलेंस करने के लिए 3 लगाना पड़ेगा है, लेकिन हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, बात बनेगी। तो ज़्यादा बेटर क्या है कि यहाँ 6 लगा दूँ, 2 और 3 का एलसीएम ले लो, है ना। हाइड्रोजन के लिए मतलब क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 3 लगाना पड़ता है। हमने क्या करा कि 3 लगाएंगे तो क्लोरीन का बैलेंस बन जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इधर 3 लगाने से बेटर ये है कि इधर 2 है और इधर हमें 3 लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 6 लगा दिया। तो क्लोरीन का क्या हो गया 6 बन गया, यहाँ पर 3 था, इधर 2 कर दिया, तो 3 2 6, क्लोरीन तो सेटिस्फाई हो गया है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का 6 हो गया, इधर 2 है तो इधर भी 3 लगा दीजिए, हाइड्रोजन का भी 6 हो गया। एल्यूमिनियम क्या है, ये 2 लगा दीजिए। इस तरह से सारे बैलेंस। उसके बाद बात करेंगे जिंक की। फिर बात करते हैं जो जिंक की। जिंक, तो जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बहुत ज़्यादा रैपिड रिएक्शन नहीं होता, थोड़ा सा स्लो रिएक्शन होता है। ये बैलेंस हो गया। फिर आयरन की बात करेंगे। आयरन रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड डाइल्यूट HCl एसिड टू गिव आयरन सेकंड क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो क्या होगा यहाँ पर भी हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, इधर 2 लगा देंगे बस, क्लोरीन भी हो गया और Fe भी बैलेंस। उसके बाद बात करते हैं जी कॉपर की। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एसिड। बता दोगे क्यों? Copper does not react with dilute HCl acid. सर कभी बता। क्या आ गया? रिएक्टर
एक मिनट वेट करिए बस। पानी मत गिरा देना नींद में। नींद में नहीं हूँ। अच्छा
ये सभी को समझ में आ ही गया होगा कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन कॉपर के ऊपर होता है। उसके बाद देखिए कॉपर एंड सिल्वर आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दे डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो कॉपर और सिल्वर जो है ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं, तो इस वजह से डिस्प्लेस नहीं कर पाते उसको। उसके बाद देखिए लेट अस सी द रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद H2SO4। तो H2SO4 के साथ में अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो जैसे HCl के साथ में देखा तो क्या हुआ कि उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा और सबका क्लोराइड बनाता चला गया। तो ऐसे ही क्या है कि जब सोडियम H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्या बन जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। ऐसे ही जब मैग्नीशियम करेगा H2SO4 के साथ में तो MgSO4। फिर एल्यूमिनियम जब करेगा तो Al2SO4 होल थ्राइस। जब जिंक करेगा H2SO4 के साथ तो ZnSO4। जब Fe करेगा तो FeSO4। और जब कॉपर करेगा तो कॉपर तो हाइड्रोजन को जो है डिस्प्लेस करता ही नहीं है, तो नो रिएक्शन। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? चलिए जी अगला देखते हैं। When a metal reacts with dilute nitric acid, then hydrogen gas is not evolved। तो जब मेटल किसी मतलब इसके साथ में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है। अच्छा, इसमें ना ये सवाल किसी बच्चे के मन में नहीं आना चाहिए कि भाई वो कंसनट्रेटेड के साथ करेगा तो क्या होगा। हमने जितने भी रिएक्शंस देखे हैं एसिड बेस सॉल्ट में, तो जो एसिड्स हैं उन एसिड्स को हमको डाइल्यूट फॉर्म में लेना ही होता है, क्योंकि वो वाटर की प्रेजेंस में ही अपना एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, नहीं तो वो एसिड बिहेवियर शो ही नहीं करते। तो इस वजह से डाइल्यूट एसिड लिखना मतलब नॉर्मल बात है, एसिड मतलब डाइल्यूट एसिड। अच्छा, तो when a metal reacts with dilute nitric acid, then hydrogen gas is not evolved। As soon as the hydrogen gas is formed in the reaction between a metal and dilute nitric acid, the nitric acid oxidizes this hydrogen to water। तो क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर as soon as the hydrogen gas is formed in the reaction between a metal and dilute nitric acid, तो हमने सोचा कि अरे भाई नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं किसी मेटल का, तो मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या करेगा कि मेटल का नाइट्रेट बन जाएगा। भाई नाइट्रिक एसिड में NO3 होता है ना, HNO3, तो NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं। तो मेटल नाइट्रेट बन जाएगा। जैसे HCl में क्लोराइड था तो मेटल क्लोराइड बन गया, H2SO4 में मेटल सल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट था तो सल्फेट बन गया। तो नाइट्रेट क्यों नहीं बनेगा? तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जैसे ही हाइड्रोजन लिबरेट होता है, एज सुन एज hydrogen gas is formed in the reaction between a metal and dilute nitric acid, the nitric acid oxidizes this hydrogen to water। तो नाइट्रिक एसिड ही उस हाइड्रोजन को फिर से ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है। ठीक, तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाउएवर रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो नाइट्रिक एसिड के केवल ये दो ही रिएक्शन, एक मैंगनीज का और एक मैग्नीशियम का, तो उसके लिए जो नाइट्रिक एसिड है उसको हमें बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करना पड़ता है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। देखिए मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने HNO3 के साथ करा दिया और बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो उसको आपने बस मेंशन कर दिया वेरी डाइल्यूट। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिएक्शन करा रहे हैं हम HNO3 के साथ। MgNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, NO3 की वैलेंसी 1, तो MgNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे के बाद जाइए मैंगनीज पर। अच्छा, बैलेंस इसको करेंगे तो इधर 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। मैंगनीज भी इसी तरह से रिएक्ट करता है, बस इतना है कि HNO3 इस केस में भी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हमको लेना है, वेरी डाइल्यूट। बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दिए।
जी पेज नंबर 13 पर आ जाइए, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ये हमको पता ही है, हम पहला वाला जो चैप्टर था केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन उसमें कर ही चुके हैं, तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। व्हाट इज एक्वा रिजिया। अब एक्वा रिजिया एक सब्सटेंस होता है, वो कैसे बनाया जाता है देखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3, दोनों का पर्टिकुलर एक रेशियो होता है 1:3 का, उसमें मिक्स करना। देखिए एक्वा रिजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part of concentrated nitric acid and 3 parts of concentrated hydrochloric acid। तो 1 part लिया जाता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मतलब आप ये समझ लीजिए HNO3 है, और HNO3 का एक पार्ट लेने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैंने 1 ml, अगर सिर्फ 1 ml मैंने नाइट्रिक एसिड लिया है, तो मुझे 3 ml जो है HCl लेना पड़ेगा, दोनों को मिक्स करेंगे। एक्वा रिजिया कैन डिजॉल्व ऑल मेटल्स। तो समझ गए कितना खतरनाक है ये, है ना। अगर सिर्फ HNO3 लेंगे, HNO3 माना कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। जैसे HCl है, तो HCl क्या है, HCl इतना डेंजरस एसिड नहीं है, मतलब है डेंजरस एसिड है, अगर हमारी बॉडी पार्ट पर कहीं पर गिर जाता है तो जला देगा, लेकिन उतनी बुरी तरीके से नहीं सेव किया जा सकता है। H2SO4 की अगर बात करेंगे तो H2SO4 बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन उसको भी किसी बेस की हेल्प से बचाया जा सकता है। लेकिन HNO3 जो है वो मतलब बस पूछो वो तो ख़त्म ही कर देता है, वो नहीं छोड़ता, ठीक है, वो बोन वोन सब खत्म कर देता है। तो HNO3 इस वजह से कहीं पर मार्केट में मिलता भी नहीं है। कहीं पर भी अगर आप जाएंगे किसी बैटरी वाले की फैक्ट्री तक में चले जाएंगे, वहाँ भी HNO3 नहीं मिलेगा। HNO3 जो है, HNO3 का जो एक्सेस है वो केवल और केवल साइंटिस्ट को होता है कि भाई वही कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ क्या, हाँ वो H2SO4 है, वो H2SO4 HNO3 नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता। तो अब हम ये कहेंगे कि HNO3 तो डेंजरस होता ही है, HNO3 तो डेंजरस होता ही है, लेकिन HNO3 आपको बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपने HNO3 लिया 1 part, मतलब 1 ml HNO3 लिया, तो 3 ml आपने ले लिया HCl, दोनों को मिक्स करा, तो अब जो है उतना भी उससे भी ज़्यादा खतरनाक सब्सटेंस बन जाएगा, जिसको एक्वा रिजिया बोलते हैं। तो इट डिजॉल्व्स ऑल मेटल्स, मतलब अरे खाना वाना छोड़ो आप, जो मैं बता रहा हूँ वो ये तो पागलपने की बात होगी, अभी नींद नहीं हो ना। जैसे मान लीजिए एक्वा रिजिया आ गया हमारे पास, तो एक्वा रिजिया में जैसे एक ग्लास है, स्टील का है या लोहे की कोई रॉड है, वो डाल दी, तो वो उसको भी डिजॉल्व कर देगा, लोहा भी खत्म हो जाएगा उससे, ठीक है। अब उसको भी अगर कोई पी जाए तो फिर क्या होगा, वो बचेगा, मर जाएगा, किसी के खाने में मिला वाह। सर वो ग्लास में तड़प तड़प के नहीं मरेगा। भाई मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। हाँ क्या, सर वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, स्टोर अच्छा बताता हूँ। एक्वा रिजिया, अच्छा हाँ, इनको जो ये खतरनाक मटेरियल्स होते हैं ना, इस तरीके के सब्सटेंसेस ग्लास के साथ ये इंटरल रहते हैं, ग्लास के साथ कोई दिक्कत नहीं। सर एक और सर फिर जो गोल्डस्मिथ्स वगैरह होते हैं उनको कैसे ढूंढना है? उनके पास HNO3 आ जाता है, वो एक तेरे को किसने डाल दी मेरे भाई? बताओ। मेरे ठीक है। हाँ राखी तो बहन ही बनती है, नहीं ये भी कौन कुछ सी नहीं बहन? है। तुम सबको जानते हो, सारे रिश्तेदार पता है तुम्हें इसके, बताओ बताओ। 2-4 तो पता ही है। ये मुझे लग रहा है गाजियाबाद की लोकल डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी जानते हो डायरेक्टरी, तो उसमें अगर पेज खोल कर देंगे अल्फ़ाबेटिकली तो कहाँ है भाई, अथर्व कहाँ पर है, अच्छा ये आ गया, अथर्व के सारे रिश्तेदार मुझे पता है। एक्वा रिजिया कैन डिजॉल्व ऑल मेटल्स, एग्जाम्पल एक्वा रिजिया कैन डिजॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल्स, ठीक है। एक्वा रिजिया मिल जाएगा हमको, लेकिन HNO3 नहीं मिलेगा, ठीक है। दो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलोन कैन नॉट डिजॉल्व गोल्ड और प्लेटिनम मेटल्स। तो ये अगर इनको अकेले अकेले यूज़ करा जाए तो ये डिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन मिला दिया जाए तो बहुत खतरनाक बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है बिटवीन कॉपर एंड सोडियम विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, एक्सप्लेन विद रीजन। अब ये मत कह देना यहाँ पर कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है तो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो नीचे है तो कम रिएक्टिव है। आपको कोई भी एग्जांपल ले लेना है मेटल एंड नॉन मेटल की, जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं उसका। पहला है सोडियम मेटल कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब हमारे मन में तो ये बात है, हमें तो पता ही है कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन किसी भी रिएक्शन का नाम लेकर बताना, जैसे पहला हमने क्या करा था, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, तो वही देखेंगे। सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इजीली टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इजीली। सोडियम आसानी से रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, है ना, तो इसका मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है। और कॉपर उतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता, तो कॉपर कम रिएक्टिव है। ये दूसरा
Sodium reacts vigorously with cold water to form sodium hydroxide and hydrogen, but copper does not even react with steam. कॉपर जो है वो स्टीम तक से रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद सोडियम रिएक्ट्स रैपिडली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम कर जाता है, वो नहीं करता बस। हाँ ना ना, वो वाला नहीं है, वो एक्चुअली इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके रिएक्टिविटी सीरीज बनी है, इस वजह से वो नहीं है। ठीक है जी, एक प्रॉपर्टी बचती है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।